नमस्कार, म्यूचुअल फंड शो में आपका स्वागत है। हमारा वीकली शो है जिसमें म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का जायजा लेने के साथ साथ पोर्टफोलियो डिजाइनिंग करवाते हैं आपकी। म्यूचुअल फंड्स के जरिए लंबी अवधि के लिए आप कैसे इन्वेस्टमेंट करें, बाजार का एक्सपर्ट का क्या कहना है कि कौन से म्यूचुअल फंड्स बेहतर हैं जो आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिलते हुए नजर आए। इस मुद्दे पर चर्चा करते हैं, आपके सवालों के जवाब देते हैं। आज के एक्सपर्ट हर्षवर्धन रुंगटा जी हमारे साथ मौजूद हैं। रुंगटा सिक्योरिटीज के CFP हैं। हर्ष जी नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। साथ ही दर्शकों को बता दें किस तरीके से वो शो में जुड़ सकते हैं और अपने प्रश्न हमारे पास भेज सकते हैं। अगर म्यूचुअल फंड से जुड़ा कोई भी प्रश्न आपको पूछना है बाजार के एक्सपर्ट से तो तरीका काफी सिंपल है। fund@znetwork.com हमारा ईमेल आईडी है। डिटेल प्रश्न लिखकर भेजें, कॉन्टैक्ट नंबर जरूर मेंशन करें। इसके अलावा आप हमें SMS भी कर सकते हैं। मोबाइल के टेक्स्ट राइटिंग मैसेज बॉक्स में जाएं, फंड लिखें, फिर अपना सवाल लिखकर भेज दें 57575 पर। पहले फंड जरूर लिखें SMS करते हुए, हमारा कीवर्ड है। चलिए सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करते हैं। पहले व्यूअर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आदर्श गुप्ता जी बोकारो से लाइन पे हैं। आदर्श जी नमस्कार। हाँ नमस्कार सर। हाँ जी, अपना सवाल पूछिए। सर मैंने इतना आपका पहले तो प्रोग्राम में बहुत रेगुलर देखता हूँ और बहुत पसंद भी करता हूँ, पर मैंने लगभग 2 साल से मैं SIP में इन्वेस्ट कर रहा हूँ डिफरेंट फंड्स में जी। अराउंड 15,000 रुपया मासिक में इन्वेस्ट करता हूँ जी। पर मैं जो देख रहा हूँ केवल FMCG फंड जो है और फार्मा फंड है, ये इसका रिटर्न थोड़ा ठीक है। बाकी ऑन एन एवरेज जो है 5-6% से ज्यादा रिटर्न अभी 2 साल के अंतर में मुझे नहीं मिल रहा है। बिल्कुल आदर्श जी, और बाजार की हालत भी 2 साल से काफी नाजुक है। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अब आप लॉन्ग टर्म का कितना लॉन्ग टर्म, मतलब 2 साल में तो 5-6% है, इससे बढ़िया तो बैंक का FD वगैरह का ही 8-9% का इंटरेस्ट है। तो अगर एनुअल बेसिस पे देखा जाए तो 20% करीब रहना चाहिए 2 साल में। तो कहाँ तक आदमी को उसमें मतलब धैर्य रखना चाहिए, यही मेरा सवाल है। कितना साल रखा जाए कि मतलब मेहनत। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, पर 20% का रिटर्न तो नहीं है FD में, क्योंकि इसके बाद आपको टैक्स भी देना पड़ेगा। म्यूचुअल फंड में टैक्स नहीं लगता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे। पर ओवरऑल इनका जो सवाल है वो बिल्कुल ठीक है हर्षवर्धन साहब। जिस तरीके से इस समय रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं और इनके पोर्टफोलियो में कुल मिलाकर 11 फंड्स शामिल हैं, लंबी अवधि तो कितनी लंबी अवधि, और क्या मानते हैं यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करते चले जाएं, एक यूनिट्स इकट्ठी होती चली जाएंगी जिसका फायदा आने वाले समय के लिए होता हुआ नजर आएगा। पर काफी निवेशकों का सब्र का बांध टूटा है और म्यूचुअल फंड से हम रिडेम्पशन प्रेशर्स भी काफी ज्यादा आते देखे हैं। अब क्या करें? इनका कहना है बैंक FD से भी कम रिटर्न मिल रहा है पोर्टफोलियो में। आदर्श जी, आपने सही पहचाना कि जो मार्केट के रिटर्न्स हैं वो लगभग लास्ट एक्चुअली 5 ईयर्स से बहुत फ्लैट रहे हैं। 5 और 6% जो आप रिटर्न्स देखेंगे वो लास्ट 5 ईयर्स का रिटर्न्स हम बता रहे हैं। लेकिन इक्विटीज़ में जब भी आप निवेश करते हैं आपको ध्यान रखना होगा कि एक साइक्लिकल होते हैं, ये पीरियड्स आते हैं जब ये बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं और एक लंबा पीरियड भी आ सकता है जिसमें आपको कोई रिटर्न्स नहीं मिलते। एक उदाहरण के तौर पर आपको खाली एक समझ के लिए बता दूँ कि हम अगर रियल एस्टेट मार्केट में देखते हैं, सन 2000 से 2005 तक मार्केट लगभग फ्लैट था। 2005 से 2010 में प्राइसेस लगभग 5 टाइम्स एक साथ जंप हुआ था। जो भी आपको अगर 3,000 रुपये स्क्वायर फुट पे मिल रहे थे वो 15,000 स्क्वायर फुट हो गए थे। और अभी अगर हम करंटली देखें 2010 से 13 वापस मार्केट काफ़ी फ्लैट रहा है। इक्विटी मार्केट्स भी इसी प्रकार रहेगा कि ये मालूम नहीं होता है कब आपको ये प्रॉफिट या एक जंप मिलेगा मार्केट में। 2008 में अगर हम इक्विटी मार्केट देखें तो लगभग 8,000 इंडेक्स आ गया था और 1 साल या 1.5 साल के अंदर फिर से वो 16,000-17,000 इंडेक्स आ गया था। कहने का ये मतलब है कि इक्विटी मार्केट शॉर्ट टर्म में बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल रहते हैं क्योंकि हमें मालूम नहीं होता है कौन सा पीरियड अच्छा रहेगा। इसीलिए हम SIP के रूट से मार्केट में एंट्री लेते हैं कि हमको हर लेवल पे एंट्री मिलती रहे। आपने जो फंड्स में निवेश किया है, मैं आपको सुझाव दूंगा कि आप कंटिन्यू करिए। इक्विटीज को कम से कम 10 साल का वक्त दीजिए जिसमें वो 2 या 3 बुल रन या बेयर रन वो फेस करें, तब आपको रिटर्न्स जो एवरेज रिटर्न्स मिलेंगे वो आपको करीबन 14-15% रिटर्न्स मिलते हैं। आपकी जो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो की बात करें, आपके पोर्टफोलियो में काफ़ी डुप्लीकेशन है, आपको थोड़ा उसमें ना ऑल्टर करना होगा। आप महीने का 15,000 रुपया निवेश कर रहे हैं। मैं आपको 3 फंड बता देता हूँ जिसमें आप पूरा 15,000 निवेश कर सकते हैं। आपको 11 फंड्स लेने की ज़रूरत नहीं है। एक आप SBI FMCG फंड में आप रिटेन करिए जिसमें 5,000 रुपया निवेश कर सकते हैं। दूसरा एक इंडेक्स फंड आप अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड करें क्योंकि आपको एक पैसिवली मैनेज फंड्स होते हैं, 30 कंपनीज आपको एक साथ मिलती हैं। आप फ्रैंकलिन इंडिया इंडेक्स फंड BSE सेंसेक्स प्लान में दूसरा 5,000 रुपया निवेश करें जी। तीसरा 5,000 आप UTI अपॉर्चुनिटीज फंड में निवेश करें। बस अपना 15,000 रुपया जो है उन 3 फंड्स में निवेश करके आप बनाते रहिए, आप कंटिन्यू करते रहिए। एक आपको रिलेटिवली स्टेबल पोर्टफोलियो मिलेगा और 10 साल तक बने रहें आप।
चलिए, यानी इतने ज़्यादा फंड्स की ज़रूरत है नहीं। एक आइडियल पोर्टफोलियो बनाने के लिए 3 फंड्स बताए गए हैं, एसबीआई, एफएमसीजी, फ्रैंकलिन इंडिया सेंसेक्स, बीएसई सेंसेक्स प्लान जो कि इंडेक्स फंड है, और साथ ही यूटीआई अपॉर्चुनिटीज़। 15% से ज़्यादा के रिटर्न यहाँ पर एनुअलाइज बेसिस में मिलते हुए नजर आए हैं लॉन्च से अब तक इन फंड्स से पोर्टफोलियो बनाए, काफ़ी बेहतर रिटर्न मिलते हुए नजर आएंगे। लंबी अवधि का नजरिया रखें। चलिए, इसी बीच हमारे साथ कुमार जी हैदराबाद से जुड़े हैं अपना प्रश्न पूछने के लिए। कुमार सर नमस्कार। हेलो, नमस्कार सर। हाँ जी, अपना सवाल पूछिए आप। हाँ सर, टैक्स सेविंग के लिए ELSS कौन सा अच्छा रहता है सर? और कितना साल इन्वेस्ट करना, कितना रिटर्न मिलता? अच्छा, आपने इससे पहले कभी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट नहीं की मतलब? हाँ करे सर। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट की है कुमार साहब आपने कभी? हाँ करे सर, अभी भी कर रहे हैं। HDFC टॉप 200 जी, और SBI EBF। अच्छा चलिए ठीक है, आपको ठीक है नजरिया दिलाते हैं। हर्षवर्धन जी, इनकी म्यूचुअल फंड में ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट है, पर अब ऑब्जेक्टिव है टैक्स प्लानिंग। ELSS के फायदे क्या हैं और कौन से ELSS में बेहतर हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, SIP के जरिए अगर इन्वेस्टमेंट करना हो तो? वेल कुमार जी, मैं आपको 3 फंड के नाम बता देता हूं। आपको जो भी अमाउंट निवेश करना है वो ज़रूरी नहीं है कि आप तीनों में स्प्लिट करें। मैं सिर्फ आपको 3 फंड्स के नाम बता रहा हूं। एक है फ्रैंकलिन इंडिया टैक्स शील्ड, दूसरा है ICICI अप्रूव टैक्स फंड, एंड तीसरा कैनरा रोबेको इक्विटी टैक्स सेविंग। अगर आपको कोई भी अमाउंट अप टू 5,000 रुपये अगर महीना करना है तो आप कोई भी एक ही फंड में करिएगा। आपको स्प्लिट करके 3 फंड लेने की जरूरत नहीं है। 3 नाम मैंने सिर्फ आपकी कन्वीनियंस और आपकी नॉलेज के लिए बताए हैं। जहाँ तक ELSS की बात है, आपको जब भी आप कोई भी इंस्टॉलमेंट निवेश करते हैं उसका लॉक इन 3 साल का होता है फ्रॉम द डेट जिस दिन आपने इन्वेस्ट किया है। तो जो भी इन्वेस्टमेंट आप अक्टूबर 2013 में करेंगे वो आपको अक्टूबर 2016 में आपको रिडीम करने लायक होंगे, और जो आप नवंबर में करेंगे वो नवंबर 2016 में होगा। तो 3 साल का लॉक इन पीरियड जो होता है फ्रॉम द डेट ऑफ एवरी इंस्टॉलमेंट। और ये इक्विटी फंड है, तो इक्विटी का हमारा सुझाव हमेशा यही रहा है कि आप उसे कम से कम 10 साल का नजरिया दें। भले ही आपका लॉक इन खत्म हो जाए लेकिन आप उसमें बने रह सकते हैं। चलिए, तो 3 साल का लॉक इन है। ATC के तहत सालाना 1 लाख तक की आप सेविंग कर सकते हैं, उस पर कोई भी टैक्स नहीं रहेगा। ATC के तहत रहेगी ये, और 3 साल का लॉक इन रहेगा। कुछ फंड्स हैं उस पर आप नजर रख सकते हैं, फ्रैंकलिन इंडिया टैक्स शील्ड, कैनरा रोबेको टैक्स सेवर और ICICI टैक्स प्लान। इन 3 फंड्स के रिटर्न्स काफी शानदार रहे हैं लॉन्च से अब तक, और आप इन 3 फंड्स में ही SIP शुरू करें, फायदा होता हुआ नजर आएगा। चलिए, इसी बीच एक SMS उठाते हैं। अशोक कुमार जी का प्रश्न आया है जमशेदपुर से। 47 साल इन्होंने उम्र बताई, और अशोक जी का ये कहना है कि म्यूचुअल फंड्स में ऑलरेडी इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, 13 साल की अवधि के लिए इन्वेस्टमेंट किया है। पोर्टफोलियो में लगभग 7,000 रुपये हर महीने इन्वेस्टमेंट करते चले जा रहे हैं फंड्स। HDFC टॉप 200, HDFC इक्विटी और HDFC का ही मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड्स इनके पोर्टफोलियो में शामिल है, और साथ ही बिरला सन लाइफ इक्विटी फंड में भी एक्सपोजर है इनका। हर्षवर्धन जी, कैसा लगा आपको ये वाला पोर्टफोलियो, और क्या कुछ रीशफलिंग की जरूरत है, क्योंकि HDFC AMC की तरफ काफी स्क्यूड है ये पोर्टफोलियो। अब 13 साल बाद कितने रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं? पहली बात रजत कि आप अगर एक ही AMC में अगर अलग स्कीम्स में ले रहे हैं तो वैसे कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ आपको ये देखना है कि अगर आपकी जो स्कीम के ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अलग होनी चाहिए। आपने जो कॉन्शियसली वो ऑब्जेक्टिव चूज करना चाहिए। आपको अगर मिड कैप में इन्वेस्ट करना है तो मिड कैप फंड आप चूज कर रहे हैं। सो एक फंड में रहना कोई ऐसे बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ आपके जो डुप्लीकेशन स्कीम के ऑब्जेक्टिव्स में नहीं होने चाहिए। जहाँ तक इनके रिटर्न्स, इन्होंने एक सवाल पूछा है कि 7,000 रुपया हर महीने निवेश करके उन्हें 13 साल बाद कितने रुपए मिलेंगे। तो अगर हम इक्विटीज का लॉन्ग टर्म रिटर्न्स, एवरेज रिटर्न्स जो हम देखें वो अगर 14% है, सो ये जो कॉर्पस इकट्ठा करेंगे वो होगा 30,40,000 रुपीज़। सो सिर्फ एक है कि इनके सारे जो फंड्स हैं वो एक्टिवली मैनेज्ड हैं। सो ऐसा कई हो सकता है कि इनका कोई फंड बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे और कोई फंड अच्छा परफॉर्मेंस ना दे। सो इन्हें परफॉर्मेंस ट्रैक करना होगा, और अगर कोई फंड अगर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है तो उन्हें उसमें से निकलना होगा। तो ये इनका एवरेज 14% रिटर्न इन्हें मिलेगा। चलिए, फंड्स बिल्कुल ठीक हैं और रिटर्न्स काफ़ी बेहतर आ रहे हैं। 30 लाख तक की राशि जमा हो जाएगी अगर आप नियमित 7,000 रुपये हर महीने इन्वेस्टमेंट करते चले गए, और 14% रिटर्न आपके पोर्टफोलियो मिल गया, तो 13 साल बाद 30 लाख की रकम आप जमा कर लेंगे। फंड्स ठीक हैं HDFC के, HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज, इक्विटी और टॉप 200 सभी फंड्स बेहतर परफॉर्मेंस वाले फंड्स हैं, और साथ ही बिरला सन लाइफ इक्विटी में भी आप इन्वेस्टमेंट जारी रखें। एक छोटे से ब्रेक ले यहाँ पर रुकते हैं, जब लौटें।
आप देख रहे हैं म्यूचुअल फंड शो और आज हर्षवर्धन रुंगटा जी हमारे साथ जुड़े हैं रुंगटा सिक्योरिटीज से आपके म्यूचुअल फंड से जुड़े प्रश्नों के ऊपर आपको एडवाइस करने के लिए। आप भी शो का हिस्सा बन सकते हैं, अपने म्यूचुअल फंड से जुड़े कोई भी प्रश्न है हमारे पास भेजें, एक्सपर्ट व्यू दिलाएंगे आपको। fund@zenetwork.com हमारा ईमेल आईडी है, डिटेल प्रश्न लिखकर भेज सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर जरूर मेंशन करें और इसके अलावा हमें SMS कर सकते हैं। पहले फंड लिखें, ये हमारा कीवर्ड है, इसके बाद आप अपना प्रश्न लिखकर भेज दें 57575 पर। ब्रजेश जी अहमदाबाद से लाइन पे हैं। ब्रजेश जी नमस्कार। नमस्कार हाँ जी, अपना सवाल पूछिए, आप म्यूचुअल फंड से जुड़ा हुआ। सर, आई वांट टू इन्वेस्ट ₹10,000 इन म्यूचुअल फंड SIP। पहले कभी भी इन्वेस्टमेंट किया आपने मैंने पहले किया हुआ है वैसे म्यूचुअल फंड में? उस टाइम पे काफी सक्सेसफुल नहीं था, काफी अच्छे रिटर्न नहीं मिले मुझे। पिछले में 3-4 साल का होराइजन था उस टाइम पे। तभी मैं फिर से नया मूव करना चाहता हूँ, फिर से री इन्वेस्ट करने की सोच रहा हूँ मैं म्यूचुअल फंड्स में। ठीक है, और नजरिया क्या बताया कितने साल तक? 10 साल के नजरिए से आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं? हाँ, 10 साल के लिए। रुंगटा साहब 10 साल का नजरिया है, 4-5 बेहतर फंड्स की तलाश है इन्हें। हालांकि पहले एक्सपीरियंस ठीक नहीं रहा, पर इनका ऑब्जेक्टिव भी कोई उस समय मेरे ख्याल से तय नहीं था। अब लंबी अवधि के लिए निवेश के लिए उतरे हैं, तो कौन से फंड्स बाजार में आप समझते हैं ठीक होंगे? और री इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो क्या KYC करानी होगी? जी हाँ, KYC इन्हें फॉर जो भी अगर म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहता है आफ्टर 1 जनवरी 2013 उन्हें KYC फिर से कराना होगा। और जो भी मिसिंग डिटेल्स हैं सच एज इनकम एंड मैरिटल स्टेटस है, वो उन्हें अपडेट करवा के KYC फिर से कराना होगा। सो KYC प्रोसेस हालांकि बहुत ज़्यादा टीडियस नहीं है, आप फिर से कर सकते हैं। जहाँ तक इनका सवाल था कि इन्हें जो फंड्स के नाम चाहिए, मैं इन्हें 4 नाम दे रहा हूँ। पहला है फ्रैंकलिन इंडिया इंडेक्स फंड, BSE सेंसेक्स प्लान, ये एक पैसिवली मैनेज इंडेक्स फंड है। दूसरा है HDFC प्रूडेंस फंड, इसमें लगभग 70% इक्विटीज में निवेश होता है और 30% डेट में निवेश होता है। सो एक थोड़ा % डेट का भी आपके पोर्टफोलियो में रहेगा। तीसरा है UTI अपॉर्चुनिटीज फंड और चौथा है ICICI डायनामिक प्लान। आप अगर इन 4 फंड्स में निवेश करके अपना पोर्टफोलियो शुरू करते हैं, आपको एक पैसिवली मैनेज इंडेक्स फंड मिल रहा है, आपको थोड़ा डेट आएगा आपके पोर्टफोलियो में, आपको एक वॉलेटिलिटी को हैंडल करता है डायनामिक प्लान ICICI का, वो आपको आपके पोर्टफोलियो मिलेगा, और एक डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड मिलेगा। आप ये 4 फंड से अपना पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। और लेकिन क्योंकि ये एक्टिवली मैनेज फंड्स आपके पोर्टफोलियो में है, आपको 2 साल में इनका रिव्यू एक बार करना चाहिए। और अगर कोई फंड परफॉर्मेंस अच्छा नहीं कर रहा है, आपके ऑब्जेक्टिव से मैच नहीं कर रहा है, तो आप उस समय उसे चेंज करने का सोच सकते हैं। शुरू करने के लिए आप इन 4 फंड से शुरू कर सकते हैं। ठीक है ब्रजेश जी, जो आपने 4 फंड्स आपने मांगने चाहे थे वो आपको मिल गए हैं, आपकी स्क्रीन पे हैं इस समय। फ्रैंकलिन इंडिया BSE सेंसेक्स प्लान जो है ये एक इंडेक्स फंड है, इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं आप। साथ ही साथ HDFC प्रूडेंस और UTI अपॉर्चुनिटीज़ पे नज़र रख के चलें, फ़ायदा होता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा ICICI डायनामिक 25.5% सालाना रिटर्न देता चला आ रहा है जब से अब तक लॉन्च से अब तक हर साल। तो आप ये 4 फंड्स हैं जिनमें नजर रख के चल सकते हैं और लंबी अवधि के लिए इन्वेस्टमेंट करें, फ़ायदा होता हुआ नजर आएगा। चलिए इसी बीच एक प्रश्न उठाते हैं और ईमेल के जरिए प्रश्न आया है। रविकांत जी का रायपुर से प्रश्न है, HDFC टॉप 200 और HDFC इक्विटी 2 फंड्स हैं इनके पोर्टफोलियो में और कुल मिला के लगभग 3,000 रुपये इन फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अब जानना ही चाहते हैं क्या HDFC इक्विटी से स्विच कर जाएं ICICI फोकस ब्लू चिप में, क्या ये ठीक रणनीति होगी? और इन्वेस्टमेंट होराइजन जो उन्होंने बताया है ये लगभग 15 साल का है। रुंगटा साहब आपकी क्या एडवाइस होगी, क्या ये ठीक रणनीति? वेल रजत, एक्चुअली हमने नॉर्मली जो इन्वेस्टर्स की साइकोलॉजी समझी है वो ये है कि अगर आपको एक पर्टिकुलर फंड में रिटर्न ज़्यादा मिल रहा है तो ये एक जनरल बिलीफ हो जाती है कि हमें वो फंड में निवेश करना चाहिए। अब जैसे HDFC इक्विटी फंड है वो एक मल्टी कैप डाइवर्सिफाइड फंड है, ICICI फोकस ब्लू चिप फंड है वो एक लार्ज कैप फंड है। सिर्फ रिटर्न्स के नज़रिए से आप समझें कि ICICI फोकस ब्लू चिप फंड अच्छा रिटर्न अच्छा फंड है, शायद वो एक कंक्लूजन सही नहीं होगा। दोनों फंड अपनी कैटेगरी के रिस्पेक्टिव कैटेगरीज के अच्छे फंड्स हैं। अगर इनका जो ऑब्जेक्टिव है वो है कि इन्हें लार्ज कैप फंड में निवेश करना है, तब आप ICICI फोकस ब्लू चिप फंड में शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर सिर्फ रिटर्न के नज़रिए से आप स्विच करना चाहते हैं तो शायद वो ठीक नहीं है, आप HDFC इक्विटी फंड में बने रह सकते हैं। इनका सवाल का जवाब देते हुए कि दोनों फंड के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अलग हैं, सिर्फ रिटर्न्स देख के आप स्विच ना करें। अगर आपको लार्ज कैप फंड में निवेश करना है तब आप ICICI फोकस ब्लू चिप ले सकते हैं, नहीं तो HDFC इक्विटी फंड में बने रहें। ठीक है, तो लार्ज कैप फंड तो ऑलरेडी आपके पोर्टफोलियो में है, HDFC टॉप 200, उसमें बने रहें और HDFC इक्विटी भी बेहतर परफॉर्मेंस देगा आने वाले समय के लिए। मल्टी कैप फंड है ये, इसमें भी बने रहें, फ़ायदा होता हुआ नजर आएगा। कोई ज़रूरत है नहीं 2 लार्ज कैप फंड्स को पोर्टफोलियो में शामिल करने की। HDFC इक्विटी और HDFC टॉप 200 दोनों ही आपके पोर्टफोलियो में अच्छे रिटर्न्स देंगे। इसी नोट पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, जल्द लौटेंगे। आप देखते रहिए म्यूचुअल फंड शो।
आप देख रहे हैं म्यूचुअल फंड शो और एक तरीका है आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को सुधारने का और साथ ही नए म्यूचुअल फंड्स की अगर आप तलाश कर रहे हैं तो इस शो के जरिए आप बाजार के एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं कि आपके पोर्टफोलियो में कौन से फंड होने चाहिए। fund@zenetwork.com पे हमें मेल कर दें या फिर आप हमें एक SMS कर दें। मोबाइल के टेक्स्ट राइटिंग बॉक्स में जाएं, पहले फंड लिखें और उसके बाद अपना सवाल लिखकर भेज दें 57575 पर या फिर आप ईमेल करें fund@zenetwork.com पर। कुमुद जी से बात करते हैं, हमारे साथ मुंबई से लाइन पे मौजूद हैं। कुमुद जी नमस्कार। नमस्कार सर। हाँ जी, अपना सवाल पूछिए आप। सर मैंने रिलायंस नेचुरल रिसोर्सेज फंड ग्रोथ में 50,000 रुपीज इन्वेस्ट किए थे 5 साल पहले। अच्छा। अब वो फंड मर्ज कर दिया गया है रिलायंस विजन फंड के साथ जी। और मेरे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अब 42,000 रह गई है। ठीक है, तो आप जानना चाहते हैं कि इस फंड से निकल जाए या फिर रिलायंस विजन कैसी परफॉर्मेंस दे रहा है। काफ़ी गिरावट हो चुकी है पोर्टफोलियो में रुंगटा साहब। 50,000 की वैल्यू जो है 41,000 इनके हिसाब से है। रिलायंस नेचुरल रिसोर्सेज रिलायंस विजन में मर्ज हुआ, पर क्या रिलायंस विजन को होल्ड करना ठीक होगा? क्योंकि रिटर्न्स देखे थे तो 1 साल का रिटर्न भी काफ़ी निराशाजनक ही रहा है, अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिली है बाकी लार्ज कैप फंड्स के मुकाबले। क्या करना चाहिए? रजत, ये सही है कि रिलायंस नेचुरल रिसोर्सेज फंड 7 सितंबर 2013 को रिलायंस विजन फंड के साथ मर्ज कर दिया गया था एंड विजन फंड एक लार्ज कैप फंड है। मेरा सुझाव इनके लिए ये रहेगा कि 1 साल तक कम से कम अभी विजन फंड में बने रहें। हालांकि हमने देखा है कि विजन फंड का जो परफॉर्मेंस है बाकी उनकी कैटेगरी के जो दूसरे लार्ज कैप फंड्स हैं उनके बराबर उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है। लेकिन मैं इन्हें सुझाव दूंगा कि 1 साल और वेट करें। ये अगर फंड परफॉर्म नहीं करता है तब ये मूव कर लें कोई और दूसरे फंड में। मौका दे रिलायंस विजन फंड को 1 साल का। उनका जो फंडामेंटल्स हैं वो ठीक है, सिर्फ एक पीरियड हो सकता है जिसमें उन्हें अच्छा रिटर्न्स नहीं मिला हो। 1 साल बाद अगर रिटर्न्स इन्हें फिर भी नहीं अच्छे लगते तब ये मूव करें। फिलहाल 1 साल के लिए बने रहें। और अगर कोई और फंड पोर्टफोलियो में शामिल करना हो, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गिरावट देख चुके हैं पर बाजार की हालत जो है वो कहीं ना कहीं सुधरती नजर आ रही है, तो यहाँ पर क्या आप कोई फंड सजेस्ट करेंगे या फिर पोर्टफोलियो डिजाइनिंग ठीक समझेंगे आप इनके लिए? कोई मिड कैप या फिर कोई लार्ज कैप फंड ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस दे सकता हो? जी, मैं इन्हें सुझाव ज़रूर दूंगा कि लार्ज कैप फंड में ही बने रहें, बिकॉज अभी जो इकोनॉमिक सिचुएशन है उसमें हमने देखा है कि अगर हम लास्ट 1 ईयर का डेटा देखें तो मिड कैप एंड स्मॉल कैप कंपनीज में लगभग 25% की गिरावट आई है। और जो लार्ज कैप फंड्स हैं वो आपको अगर एक्सेप्शनल प्रॉफिट्स नहीं देते हैं लेकिन उनमें काफ़ी स्टेबिलिटी देखी जाती है। कोई भी इकोनॉमिक क्राइसिस में जो कंपनीज जो डोमिनेंट पोजिशन होती हैं, जिनकी बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग्स होती हैं, वो ये क्राइसिस ईजिली सेल थ्रू कर लेते हैं। सो मेरा सुझाव रहेगा लार्ज कैप फंड में बने रहें। अगर इन्हें रिलायंस विजन फंड में भी नहीं रहना है तब ये ICICI फोकस ब्लू चिप फंड को कंसिडर करके उसमें शिफ्ट कर सकती हैं। लेकिन मेरा 1 साल अगर वो दें और फिर डिसीजन ले तो शायद बेहतर होगा। चलिए, फिलहाल इतने ही प्रश्न इस शो में शामिल कर पाएंगे। रुंगटा साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए और दर्शक के सवालों का जवाब देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही म्यूचुअल फंड्स पर चर्चा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल म्यूचुअल फंड शो से बस इतना ही। आप देखते रहिए जी बिजनेस, आपका फायदा। नमस्कार।